एक गांव में वीरू और कन्हैया नाम के दो भाई रहते थे। वो दोनों मछुआरे थे। वीरू बहुत धनवान था, जबकि कन्हैया बहुत ही गरीब मछुआरा था। एक दिन दोनों भाई तालाब पर अपने जाल डालकर बैठे थे। अचानक वीरू का जाल बहुत भारी हो गया और उसने अपना जाल बाहर निकाला तो उसके जाल में बहुत सारी मछलियां फंसी हुई थीं। वीरू अपने छोटे भाई का मजाक उड़ाते हुए बोला, आहा, देखा देखा छोटे, मेरी किस्मत देखा तूने। जैसे ही मैं अपना जाल तालाब में डालता हूँ, मछलियाँ मेरे जाल में फंस जाती हैं। मानो मेरे जाल में फंसने के लिए बेताब रहती हैं। अरे भर भर के निकलता है मेरा जाल। और तू, अरे तेरे जाल में मछली के अलावा बाकी सब फंसा रहता है। अरे वाह रे तेरी किस्मत, क्या बोलूं। उसी समय वहाँ एक तीसरा मछुआरा भी मौजूद था, जो वीरू की तारीफ करने लगा। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हो वीरू भाई। इसीलिए तुम इस गांव के सबसे धनवान मछुआरे हो। तुम्हारा मछलियों का व्यापार सिर्फ इस गांव में ही नहीं, बल्कि आसपास के दूसरे गांव तक फैला हुआ है। हाँ, मैं सब जानता हूँ भैया कि तुम्हारे जाल में ढेर सारी मछलियाँ फंसी हैं। पर जो इस तीसरे मछुआरे ने कहा ना कि केवल तुम्हारी किस्मत की वजह से तुम धनवान हो, ये बात बिल्कुल गलत है भैया। सच तो ये है कि पिताजी के जाने के बाद तुमने सारी की सारी संपत्ति पर अपना हक जताया और मुझे कुछ भी नहीं दिया। ये सब मेरे पिताजी की मेहनत का कमाया हुआ है, कोई तुम्हारी किस्मत का नहीं है। बात करते हो। यही तो किस्मत है कि सब कुछ मेरे खाते में आया, और जिसकी किस्मत खराब होती है ना, वो बस ऐसे ही दूसरों को कोसता रह जाता है। फालतू की बातें मत करना, बड़ा आया। वीरू क्रोधित हुआ और मछलियां लेकर वहाँ से चला गया। कुछ ही देर बाद कन्हैया के जाल में केवल एक मछली फंसी। तीसरा मछुआरा हंसने लगा और कन्हैया को ताने देते हुए बोला, क्यों कन्हैया, अब तुम क्या खाओगे? वैसे तुम्हारा बड़ा भाई सही कहता है, तुम हो एक नंबर के मनहूस। ऐसा तुम कहते हो, लेकिन मेरा मानना अलग है। ईश्वर की कोई भी बनाई हुई चीज मनहूस नहीं होती है। अगर मेरे भाग्य में एक मछली लिखी है तो विश्वास करो, इसमें भी मेरी भलाई होगी, देखना। इतना कहकर कन्हैया वो एक मछली लेकर चुपचाप अपने घर चल पड़ा। कन्हैया घर जाकर वो मछली पकाकर खाने लगा। दूसरी ओर वीरू अपने घर पर क्रोधित अवस्था में बैठा था। उसकी पत्नी राधा उससे बोली, क्या हुआ? जब से तुम आज काम से लौटे हो, तुम्हारे चेहरे पर क्रोध दिख रहा है। क्या किसी से झगड़ा हुआ? अरे क्या हुआ क्या? मुझे समझ नहीं आता कि आखिरकार इस कन्हैया ने अपने आप को क्या समझ क्या रखा है। उसने सारे मछुआरों के सामने मुझे अपमानित किया। उसने साफ साफ कहा कि जो कुछ भी आज मेरे पास है वो मैंने अपनी मेहनत से नहीं बल्कि बेईमानी से हड़प लिया है। वो कहता है कि ये सब कुछ पिताजी की मेहनत का कमाया हुआ है और मैंने इसको हड़पा है। हाँ। मैं तो तुम्हें कब से कह रही हूँ कि अपने छोटे भाई कन्हैया को धक्के देकर घर से बाहर निकाल दो, और अब वो गांव में सबके सामने तुम्हें अपमानित करने लगा है। मैं चाहती हूँ कि तुम अब अपना व्यापार बढ़ाओ और गांव के सारे तालाब खरीद लो। मजबूरन कन्हैया को जंगल के तालाब में जाना पड़ेगा, और जंगल यहाँ से बहुत दूर है। वो अपने आप घर से भाग जाएगा। तुम वैसे बिल्कुल सही कह रही हो। कल पहले मैं तालाब खरीदता हूँ, अब देख तू कन्हैया मैं क्या करता हूँ। अगले दिन वीरू ने राधा की सलाह पर गांव के सारे तालाब साहूकार से मुंह मांगे दामों पर खरीद लिए। कन्हैया को इसकी खबर नहीं हुई। जब कन्हैया अपनी मछली पकड़ने की जगह पहुंचा तो वीरू वहां जा पहुंचा और कन्हैया को रोक दिया। रुक जा कन्हैया, मेरी बात कान खोल के सुन ले।
अब से तू इस तालाब में मछलियां नहीं पकड़ सकता। क्या? लेकिन क्यों भैया, आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? क्या आप इस तालाब के मालिक वालिक हैं क्या, जो आप मुझे मछलियां पकड़ने से रोकेंगे? मालिक हूं तभी तो कह रहा हूं। मैंने कल ही साहूकार से ये सारे तालाब खरीद लिए मुंह मांगे दामों पर। अब से यहाँ पर जितने भी मछुआरे मछलियां पकड़ेंगे उनकी हिस्सेदारी मेरी होगी। और हाँ, तुम्हारे जाल में तो एक कईठो मछली फंसती है। अब उस एक मछली में मैं क्या लूंगा और तुम क्या खाओगे? मैं अपना नुकसान नहीं करना चाहता। तुम्हारी जगह कोई और मछुआरा पकड़ेगा। चलो, तुम्हारा काम हो गया। अरे तो भैया, मैं कौन से तालाब में मछली पकड़ूं? मैं कहाँ जाऊं? ये तो तुम्हारी समस्या है, लेकिन फिलहाल के लिए यहाँ से दफा हो जाओ। जाओ जाओ जाओ, अरे भाग के जाओ, जाओ भागो यहाँ से। कन्हैया समझ गया कि अब उसका बड़ा भाई किसी भी कीमत पर तालाब से मछलियां नहीं छोड़ने वाला। वो निराश होकर वहां से चला गया। कन्हैया बेचारा दिन से रोज जंगल जाता और वहां के तालाब से मछलियां पकड़ने का प्रयास करता, पर हमेशा की तरह उसके जाल में केवल एक ही मछली फंसती। कन्हैया के लिए जीना मुश्किल सा हो गया। कुछ ही दिनों में कन्हैया काफी परेशान हुआ। वो थक हार कर अपने आप से बोला, हाँ, क्या करूं समझ नहीं आता। हाँ। कुछ दिन बाद राधा अपने पति वीरू से बोली, सोचा था कि तुम्हारा भाई तंग आकर ये गांव ही छोड़ देगा, लेकिन वो तो रोज जंगल जाता है और वहां से मछली पकड़कर ले आता है और अपना गुजारा जैसे तैसे चला रहा है। अरे राधा, तुम्हारे कहने पर ही तो मैंने गांव के सारे तालाब खरीदे। अब बताओ, मुझे और क्या करना चाहिए? कोई तरकीब हो तो बताओ। एक काम करो, अब तुम सीधे तौर पर कन्हैया को घर से धक्के देकर बाहर निकाल दो। अगले दिन कन्हैया जाल लेकर घर से बाहर निकल ही रहा था कि वीरू वहां पहुंचा। अरे सुनो सुनो भाई कन्हैया, छोटे, मुझे तुझसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। हाँ हाँ, बोलिए ना भैया, क्या बात है, कहिए। देख, बात ये है कि अब इस घर में तुझे मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता। मेरे जितने भी मित्र हैं अच्छे खासे धनवान लोग हैं, और तुम ही एकमात्र फटीचर, गवार और भिखारी हो जो मेरे आसपास रहते हो, मेरे गरीब भाई। इसीलिए अब मेरे घर से दफा हो जाओ। वैसे भी इस घर में तुम्हारा कोई अधिकार है नहीं। तो देखो भाई, मैं फटीचरों और गरीबों के साथ नहीं रह सकता, भले ही वो मेरा भाई ही क्यों ना हो। चलो, अब तुम यहाँ से दफा हो लो। ये सुनकर कन्हैया चौंक गया। भैया, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? आपने पिताजी के सारे व्यापार पर कब्जा कर लिया, मैंने आपसे कुछ नहीं कहा, और अब आप मेरा घर ही मुझसे छीन लेंगे तो मैं कहाँ रहूंगा? ये तो तुम्हारी समस्या है, तुम्हें कहाँ रहना है। अब देखो, इसके बारे में मुझे कुछ नहीं मालूम। अभी तो मैं तुमसे प्रेम से कह रहा हूँ, मान लो, नहीं तो फिर मैं तुम्हारा सामान घर के बाहर फेंक दूंगा। फिर मत कहना कि बड़े भैया ने ये क्या किया, वो क्या किया, ये वो है ना। छोटे, देखो मैं समझा रहा हूँ, तुम हमारे घर से दफा हो जाओ, ठीक है? जाओ, निकलो निकलो। कन्हैया क्रोधित हो गया। मैं चुप नहीं बैठूंगा, नहीं बैठूंगा चुप मैं। इतना कहकर कन्हैया सीधा गांव के मुखिया के पास गया और सारी घटना बताई। मुखिया गहरी सोच में डूब गया। तो देखो कन्हैया, बात यह है कि तुम्हारा बड़ा भाई वीरू आज के समय में बहुत धनवान है। गांव का साहूकार उसका मित्र है। साहूकार की मित्रता राजा विक्रम से है, और तुम्हारे भाई की जान पहचान बड़े लोगों में भी है। तुम्हारा कोई साथ नहीं देगा, क्योंकि संसार में गरीबों का साथ कोई नहीं देता।
माफ करना कन्हैया। कन्हैया की आंखों में आंसू आ गए। तो आप ही बताइए ना मुखिया जी, मैं क्या करूं? अगर मैं घर से निकल जाऊंगा तो कहाँ रहूंगा, कहाँ जाऊंगा? चलो ठीक है, तुम चिंता मत करो, मैं इस मसले का कोई ना कोई हल निकालता हूँ। मैं कल ही तुम्हारे घर तुम्हारे साथ आऊंगा, ठीक है? हाँ। अगले दिन मुखिया कन्हैया को लेकर वीरू के घर आया। वीरू ने मुखिया को देखकर कहा, मुखिया जी प्रणाम स्वीकार करिए। मैं आपको बता दूं मुखिया जी, ये तुमसे मदद मांगने के लिए गया होगा, लेकिन कोई फायदा नहीं होगा। अब देखो वीरू, मैं जानता हूँ कि तुम एक बार जो ठान लेते हो वो करके ही रहते हो। अब देखो मेरी बात सुनो, बात यह है कि तुम्हारे पास धन की कोई कमी तो है नहीं, और ये कन्हैया तुम्हारा ही तो भाई है जो बेचारा गरीब है। मैं ये तो नहीं कह रहा कि तुम इसे अपने घर पर ही रख लो, लेकिन तुम कम से कम इस बेचारे की कोई सोने की छत का इंतजाम तो कर ही सकते हो ना। कहाँ रहेगा? ये तो तुम इसे बेघर कर रहे हो घर से निकाल कर। तभी राधा आकर बोली, अगर ऐसी बात है तो हमारी गांव में जो एक झोपड़ी है जो कि वीरान है और किसी काम की नहीं, कन्हैया को हम वही दे देते हैं। इससे ज्यादा हम कुछ दे नहीं सकते। वीरू ने मुखिया से कहा, तो मेरी पत्नी ने जो कह दिया मुखिया जी, वो समझिए कह दिया, पत्थर की लकीर हो गई वो। अब बस बात खत्म। मुखिया कन्हैया से बोला, हाँ, देखो कन्हैया, अब मैं तुम्हारी इतनी ही मदद कर सकता था, माफ करना। कन्हैया रोते हुए अपना सामान लेकर झोपड़ी में चला गया और वहीं रहने लगा। कुछ समय बीतने के बाद मुखिया फिर कन्हैया की झोपड़ी में आया। कन्हैया, हिम्मत मत हारो, अच्छा और बुरा समय हर किसी के साथ रहता है। आज तुम्हारे भाई का समय अच्छा है तो वो क्रूर बन चुका है, लेकिन तुम्हारा समय भी बदलेगा। तुम अपनी भलाई कभी मत छोड़ना। अब मेरी बात गौर से सुनो। तुम काफी समय से तालाब से मछलियां पकड़ते हो, पर केवल एक ही मछली फंसती है। मैं चाहता हूँ कि तुम कोई और धंधा प्रारंभ करो। ये मछली उछली पकड़ने का काम अब छोड़ दो, आगे बढ़ो जीवन में। अब ये सुनकर कन्हैया चौंक गया। मुखिया जी, धंधा करने के लिए धन की आवश्यकता होती है। कन्हैया, जंगल में जाकर लकड़ियां काट कर क्यों नहीं बेचते? अक्सर लकड़हारे जंगल में लकड़ियां काटते हैं और बाजार में अच्छे दामों पर बेचते हैं, तो वो काफी खुशहाल रहते हैं। बढ़िया काम है, ये भी करके देखो। ठीक है, चलो मैं चलता हूँ। मुखिया वहां से चला गया। कन्हैया को मुखिया का विचार पसंद आया। अगले दिन कन्हैया बाजार से कुल्हाड़ी खरीदकर जंगल की ओर रवाना हो गया। वो रोज जंगल जाने लगा और लकड़हारा बन गया। कन्हैया रोज जंगल में जाकर मेहनत करता। कुछ दिनों बाद कन्हैया को लाभ होने लगा। उसकी हालत सुधरने लगी। एक दिन कन्हैया जंगल में बहुत थक गया। वो बैठकर अपने आप से बोला, हाँ, चलो, अरे रे रे रे, कुछ देर बैठकर अब भोजन कर लिया जाए, उसके बाद फिर करूंगा काम। और आज जो कटी हैं लकड़ियां उन्हें बाजार में बेच दूंगा। कन्हैया वृक्ष के नीचे बैठकर भोजन करने ही वाला था कि उसकी नजर अचानक एक कुत्ते पर पड़ी। कुत्ता कन्हैया को देख रहा था और कन्हैया को उस पर बहुत दया आ गई। ओ हो, बेचारा काफी समय से भूखा लग रहा है। जरूर ये किसी गांव से धुतकारा हुआ कुत्ता होगा, बिल्कुल मेरी तरह। कोई बात नहीं, रुक जा। कन्हैया ने एक रोटी निकालकर कुत्ते को अपनी ओर आने का इशारा किया। कुत्ता लालच भरी नजरों से आया और रोटी खाने लगा। आहा, वाकई में इसका मतलब ये कुत्ता भूखा था। और दे देता हूँ, बेचारे ने कैसे लपक के खाया। कन्हैया ने दूसरी रोटी भी दी और कुत्ता उसे भी खा गया।
कुछ देर बाद कन्हैया लकड़ियों के गट्ठर बनाकर गांव के बाजार में बेचने चला गया। कन्हैया ने देखा कि वो कुत्ता उसके पीछे पीछे बाजार तक आ गया। लेकिन कुत्ता पीछे पीछे उसके घर तक आया। कन्हैया को कुत्ते पर बहुत दया आई। अरे भोलू अरे मेरे प्यारे भोलू, लगता है कि तुम्हें मेरा साथ पसंद आया और तुम मेरे साथ ही रहना चाहते हो, है ना? चलो कोई बात नहीं, वैसे भी मैं भी अकेला ही रहता हूँ और मेरी तो किसी से मित्रता भी नहीं है, क्योंकि गरीब का कोई मित्र नहीं होता दोस्त। अच्छा ये बताओ, क्या तुम मेरे मित्र बनोगे? बोलो बोलो। कुत्ता फिर सिर हिलाने लगा। अरे तुमसे बातें करते हुए तो मुझे याद ही नहीं रहा कि मैं तुम्हें भोलू भोलू कह के बुला रहा हूँ। अच्छा ये बताओ, क्या ये नाम तुम्हें पसंद है, भोलू? कन्हैया हंस पड़ा। तो फिर ठीक है, आज से तुम्हारा नाम हुआ भोलू, मेरा प्यारा मित्र भोलू। चलो भोलू। उस दिन से कुत्ता कन्हैया के साथ रहने लगा। कन्हैया जंगल में लकड़ियां काटने जाता तो कुत्ता दिन भर घर की रखवाली करता और कभी-कभी कन्हैया के साथ भी जाता। एक दिन कन्हैया अपने कुत्ते के साथ बाजार में टहल रहा था कि उसका बड़ा भाई वीरू मिल गया। देख रहा हूँ कन्हैया, तुम्हारे साथ ये कुत्ता काफी समय से रह रहा है। लगता है कि तूने इस कुत्ते को पाल लिया है। हाँ भैया, अब से ये कुत्ता ही मेरा मित्र है, ये मेरे साथ ही रहता है। वीरू हंसने लगा। अब कुत्ते ही तो तुम्हारे मित्र बनेंगे, क्योंकि तुम्हें कोई गांव में तो मुंह लगाएगा नहीं। मुझे तो हंसी आती है तुम पर। अभी कुछ दिन हुए हैं कि तुम लकड़हारे बने और जरा सी अच्छी आमदनी हुई नहीं कि कुत्ते पालने लगे। अपना तो खर्चा उठता नहीं, इसका कहां से उठाओगे? कन्हैया की आंखों में आंसू आ गए और वो वहां से चला गया। कुत्ता वीरू को घूरता रहा। अगले दिन कन्हैया कुत्ते को जंगल ले गया और लकड़ियां काटने लगा। तभी कुत्ता बुरी तरह भौंकने लगा। अरे क्या क्या हो गया भोलू, तुम भौंक क्यों रहे हो, क्या बात है? कुत्ते ने अपने मुंह से कन्हैया का कपड़ा पकड़ लिया और उसे एक दिशा में खींचने लगा। अरे आराम से आराम से। अरे लगता है कि भोलू हमको कहीं ले जाना चाहता है। हाँ हाँ आराम से, सुनो। अरे ओहो, लगता है कि मुझे कहीं ले जाना चाहते हो भोलू। चलो ठीक है। अरे ठीक है, मैं समझ गया, कपड़ा पकड़ने की जरूरत नहीं है। चलो, तुम जहां ले जाना चाहते हो मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूँ। चलो चलो चलो। कुत्ता एक दिशा में बढ़ गया। कुछ ही देर बाद वो गुफा के पास रुक गया। कन्हैया ने देखा कि गुफा का मुंह बड़े पत्थर से बंद था। कुत्ता कन्हैया को गुफा के अंदर जाने का इशारा करने लगा। ओह, लगता है इस गुफा में जरूर कुछ है जो तुम मुझे दिखाना चाहते हो। कन्हैया ने पत्थर को हटाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन वो टस से मस नहीं हुआ। ए भोलू, ये पत्थर तो अपनी जगह से हिल ही नहीं रहा। अरे रे। कुत्ता झाड़ियों की ओर चला गया और वहां भौंकने लगा। कन्हैया झाड़ियों की ओर गया और देखा कि वहां एक विचित्र छोटा पत्थर था जिस पर एक छोटी मूर्ति खड़ी थी। कुत्ता मूर्ति की ओर इशारा करने लगा। ओह, लगता है कि भोलू मुझे कोई बहुत बड़ा रहस्य बताना चाहता है। कन्हैया ने मूर्ति को गौर से देखा और उसे दाहिनी ओर घुमाया। अगले ही पल पत्थर बड़ी तेजी से सरक गया। ओए, हे भगवान! ओह, तो इसका मतलब ये मूर्ति गुफा का पत्थर हटाने की चाबी है। ओह। कन्हैया कुत्ते के साथ गुफा में गया। गुफा के अंदर उसने देखा
की कीमती खजाना रखा था। सोने के सिक्के, हीरे, चांदी, मोती और बहुत सारी वस्तुएं थीं। उस खजाने को देखकर कन्हैया की आंखों में आंसू आ गए। बोलू, 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 जब तू भूखा था ना बोलू, मैंने तुझे केवल 2 रोटियां दी थी और तूने मुझे बदले में इतना बड़ा खजाना दे दिया। अरे मेरे प्यारे भोलू। भोलू, मैं सारा खजाना एक साथ नहीं निकालूंगा, थोड़ा थोड़ा करके निकालूंगा। अगर एक साथ खजाना निकाला तो गांव वालों को शक हो जाएगा। कुत्ता सिर हिलाकर सहमति देने लगा। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है जैसे तुम मेरे शब्दों को अच्छी तरह समझते हो। खूब मुंडी हिलाते हो ऐसे 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 ऐसे। कन्हैया ने पोटली में थोड़ी मुद्राएं रखी और कुत्ते के साथ बाहर आ गया। मूर्ति को फिर दाहिनी दिशा में घुमाया और गुफा का दरवाजा बड़े पत्थर से फिर बंद हो गया। कन्हैया धन लेकर कुत्ते के साथ अपने घर लौट आया। अगले दिन आदित्य दूसरे गांव से बहुत सारी लकड़ियां खरीद कर ले आया और गांव में बेचने लगा। गांव वाले यही समझे कि आदित्य ने जंगल में बहुत मेहनत से लकड़ियां काटी होंगी। उस दिन के बाद आदित्य रोज कुत्ते के साथ गुफा में जाता और थोड़ा थोड़ा धन लेकर आता। कुछ ही दिनों में आदित्य अपने गांव का सबसे धनवान लकड़ियों का व्यापारी बन गया। अब आदित्य की टूटी फूटी झोपड़ी की जगह एक बड़ी ही आलीशान हवेली बन चुकी थी। एक दिन गांव का मुखिया आदित्य के पास आया। आदित्य, देखा तेरा भाग्य कैसे बदल गया। अगर तुम मेरी सलाह नहीं मानते और मछलियां ही पकड़ते रहते तो बताओ, क्या तुम्हारा भाग्य इतना चमकता? बताओ। हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा मुखिया जी। मुखिया आदित्य से बोला, और हाँ, जरा अपने बड़े भाई वीरू से होशियार रहना। वो तुम्हें जलन भरी नजरों से देखता रहता है। ठीक है, चलो, राम राम। इतना कहकर मुखिया वहां से चला गया। इधर वीरू अपने भाई की तरक्की से बिल्कुल खुश नहीं था। मुझे तो समझ नहीं आ रहा राधा कि आखिरकार ये कन्हैया ससुरा इतना धनवान कहां से बन गया। कल तक तो उसके पास खाने को रोटी नहीं, रहने को जगह नहीं, और आज वो गांव का सबसे बड़ा लकड़ियों का व्यापारी है। आज उसके पास मुझसे कहीं ज्यादा बड़ा घर है और कहीं ज्यादा संपत्ति है। मुझे तो दाल में कुछ काला नजर आता है। किसी का भाग्य अचानक से इस तरह नहीं बदलता। अरे, व्यापारी तो और भी बहुत से लोग हैं, परंतु वो तो कभी अचानक से इतने धनवान नहीं बनते। तुम सही कह रही हो, लेकिन मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि अब मैं करूं क्या। अब तो मैं सीधे सीधे कन्हैया से टक्कर भी नहीं ले सकता, क्योंकि छोटा भाई अब मुझसे कहीं अधिक धनवान है। और तो और गांव का साहूकार भी अब कन्हैया से मित्रता कर चुका है। देखो, मैं केवल इतना मानती हूँ कि कन्हैया रोज अपनी हवेली से चला जाता है और उसकी हवेली खाली रहती है। धनवान बनने के बाद भी उसने अपनी हवेली में कोई नौकर नहीं रखा। तुम्हें जाकर हवेली के अंदर झांकना चाहिए। मुझे लगता है जरूर तुम्हें कुछ न कुछ ऐसा मिलेगा जिससे हम पता लगा सकते हैं कि आदित्य के पास इतना धन कहाँ से आया। ये तुम सही कह रही हो। ठीक है। अगले दिन आदित्य जब अपनी हवेली से काम पर निकला तो वीरू चुपके से उसकी हवेली में घुस गया। हवेली के अंदर बैठा कुत्ता, जो अब आदित्य की हवेली की रखवाली करता था, वीरू को देखकर भौंकने लगा। अरे अरे तू, अरे क्यों हल्ला कर रहा है? भौंक क्यों रहा है? चल जा यहाँ से। अरे जाता है कि दूं एक खींच के पत्थर। इतना कहकर वीरू हवेली की तलाशी लेने लगा और आदित्य के कक्ष में घुसा। कुत्ता पीछे पीछे आया और फिर से भौंकने लगा। चल जा, भाग यहाँ से, नहीं तो मार डालूंगा। कन्हैया जब घर पर आएगा तो तुझे मरा हुआ देखेगा, समझा? अरे तू चुप, एकदम चुप। कुत्ता चुपचाप होकर बैठ गया।
अरे वाह, ये तो काफी समझदार कुत्ता है। वाह 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 वाह। तभी वीरू की नजर एक सोने के सिक्के पर पड़ी। अरे, ये सोने का सिक्का तो काफी प्राचीन लगता है और इस तरह के सोने के सिक्के आज के समय में तो नहीं चलते। हाँ, इसका मतलब मेरा शक सही निकला। कन्हैया के हाथ में जरूर कोई खजाना लगा है। अगर मैं कन्हैया से सीधा पूछूंगा, वो तो मुझे कभी बताएगा ही नहीं। एक काम करता हूँ, रात के समय कन्हैया के घर पर डाका डलवाता हूँ। डाकू जब कन्हैया को पकड़ेंगे और तलवार की नोक पर पूछेंगे, तब कन्हैया को डाकुओं को बताना ही पड़ेगा। फिर मैं और डाकू मिलकर उसका सारा खजाना हासिल कर लेंगे। आधा हिस्सा डाकुओं को दे दूंगा, लेकिन आधा तो मेरा होगा ना। और फिर कन्हैया फिर से बन जाएगा भिखारी। चलो, ये तो लेकर ही चलता हूँ। इतना कहकर वीरू सोने का सिक्का लेकर वहां से चला गया। शाम को जब कन्हैया घर पर आया तो कुत्ता बुरी तरह से भौंकने लगा। अरे अरे अरे, क्या हो गया भोलू? आज तो इतना क्यों भौंक रहा है? क्या हो गया? क्या बात है? तभी आदित्य ने देखा कि भोलू के सर पर हल्का सा खून निकल रहा था। अरे भोलू, ये तेरे सर से खून क्यों निकल रहा है? अरे बाप रे, ऐसा लगता है जैसे तेरे सर पर किसी ने डंडे से प्रहार किया हो। अरे राम राम राम, आखिर तुझ बेजुबान को किसने मारा भोलू? भोलू की आंखों में आंसू आ गए। मेरा जख्म तो ठीक हो जाएगा, लेकिन तुम्हें चौकन्ना रहने की जरूरत है। कन्हैया, तुम्हारा बड़ा भाई के नाम पर कलंक है। तुम्हारी पीठ पीछे यहाँ आया था और तुम्हारे कमरे की तलाशी लेने लगा। उसकी नजर सोने के सिक्के पर पड़ी। वो सोने का सिक्का उठाकर ले गया। जाते समय ये कह कर गया है कि वो तुम्हारे घर पर डाकुओं को भेजेगा और डाकू तलवार की नोक पर तुमसे खजाने का पता पूछेंगे और फिर वो आधा आधा खजाना डाकुओं में और खुद में बांट लेगा। ऐसे भाई का कोई भरोसा नहीं, जो खजाने के लालच में तुम्हें मरवा भी सकता है। हाँ। कुत्ते के मुंह से इंसानी आवाज सुनकर कन्हैया चौंक गया। हाँ, ये क्या? भोलू, तुम तो मनुष्यों की तरह बात कर सकते हो। इसका मतलब तुम कोई साधारण कुत्ते नहीं हो। देखो, मुझे सही सही बताओ, आखिर तुम हो कौन? समय आने के साथ साथ ये रहस्य भी खुल जाएगा। कन्हैया, मुझ पर विश्वास रखो। मैं जो कोई भी हूँ, तुम्हारा नुकसान नहीं चाहता और मैं केवल तुम्हारा नहीं बल्कि किसी का नुकसान नहीं चाहता। तुम तो मेरे मित्र हो। कन्हैया की आंखों में आंसू आ गए। अरे मेरे प्यारे भोलू, अगर तुम सच नहीं बताना चाहते तो मैं ज्यादा जानने का प्रयास भी नहीं करूंगा। तुमने सच कहा, तुम मेरे मित्र हो और तुमने केवल मेरी जान बचाने के लिए अपना रहस्य मेरे सामने उजागर किया, जो तुम नहीं उजागर करना चाहते थे कि तुम मनुष्य की तरह बोल सकते हो। मैं समझ सकता हूँ तुम्हारा दर्द। मेरा बड़ा भाई वीरू अब मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा, देखना तुम भोलू। अगले दिन कन्हैया उठकर गुस्से से सीधे वीरू की हवेली में गया। मेरा सोने का सिक्का मुझे वापस कर दो भाई, जो तुम मेरी पीठ पीछे मेरी हवेली से उठा कर ले गए थे। याद रखना, अब मैं वो कन्हैया नहीं हूँ जो एक साधारण मछुआरा था। अब मैं एक व्यापारी कन्हैया हूँ। मेरा उठना बैठना राजमहल तक है। अगर मैं तुम्हारी शिकायत महाराज से कर दूं तो तुम जानते हो महाराज तुम्हारा क्या हाल करेंगे, हैं? लाओ, चुपचाप मेरा सिक्का निकालो। देख क्या रहे हो, जल्दी करो। वीरू डर गया और तुरंत सिक्का कन्हैया के हवाले कर दिया। और हाँ, मेरे घर आने की कोशिश भी मत करना। मुझे ऐसे भाई की कोई आवश्यकता नहीं है जो अपने छोटे भाई के घर पर डाकू भेजने की बात करे और उसे लूटने का प्रयास करे। वीरू चौंक गया। देखो छोटे,
मैं जानता हूं कि तुम्हारे हाथ खजाना लगा है। जो सोने का सिक्का है ना, वो प्राचीन है। इस तरह के सोने के सिक्के आज के समय में नहीं चलते। वाह, क्या जानकारी दी है। चलो, मान लो कि मेरे हाथ खजाना लगा है, तो वो खजाना मेरा है ना, तुम्हारा तो नहीं है। तुम्हें क्यों दर्द हो रहा है? मुझसे दूर रहना, समझ गए? इतना कहकर कन्हैया वहां से चला गया। वीरू क्रोधित हो गया और उसकी पत्नी राधा चिंतित हो गई। तुम्हारा भाई तो तुम्हारा अपमान करके चला गया। क्या तुम ऐसे ही हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहोगे? क्या हमारे इतने बुरे दिन आ गए? एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही राधा। जब मैंने डाकुओं की बात बोली थी, तब मेरे अलावा तो वहां कोई नहीं था सिवा कन्हैया के कुत्ते के। फिर ये बात उस कन्हैया को कैसे पता चली? कैसे कैसे? अगर देखा जाए तो कुत्ते के आने के बाद से ही कन्हैया के दिन बदलना शुरू हुए हैं। सही कहती हो तुम। मैंने जो शब्द कुत्ते के सामने कहे थे, वही एकदम वही कन्हैया ने मेरे सामने दोहराए हैं। और इसका मतलब है कि कोई रहस्य है। अब समझ में आया। मुझे अब कन्हैया और उसके कुत्ते पर गहरी नजर रखनी होगी। एक दिन कन्हैया अपने कुत्ते के पास बैठा था। अच्छा भोलू, तुम मनुष्य की आवाज में बात करते हो, इस बात का रहस्य तो केवल मुझे पता है। पर याद रखना, किसी और के सामने कभी मत बोलना, नहीं तो लोग तुम्हें बहुत गलत समझेंगे। समझ रहे हो ना? मैं जानता हूँ। मैं तो तुम्हारे सामने ही नहीं बोलना चाहता था, बस मजबूरी में बोलना पड़ा, क्योंकि तुम्हारी जान खतरे में थी ना। कन्हैया मुस्कुराने लगा, मगर वो नहीं जानता था कि उसकी ये घटना दूर से वीरू देख रहा है। वीरू कुत्ते को मनुष्य की आवाज में बात करते हुए देखकर बुरी तरह से चौंक गया। अरे, इसका मतलब इसके हाथ में कोई मायावी कुत्ता लगा है। अब मुझे इसका रहस्य सारे गांव वालों को बता देना चाहिए। गांव वाले कन्हैया और उसके कुत्ते को गलत समझेंगे और गांव से बाहर निकाल देंगे। अब तू देख बेटा, मैं क्या करता हूँ। अगले दिन वीरू साहूकार के पास पहुंचा। राम राम साहूकार जी, राम राम। साहूकार, अब तुमने तो हमसे मित्रता तोड़ दी और हमारे छोटे भाई कन्हैया से मित्रता रख ली। लेकिन क्या तुम जानते भी हो कि मेरा छोटा भाई कन्हैया धनवान कैसे बना? ऐसी कोई बात नहीं है वीरू। तुम अभी भी मेरे मित्र हो। हाँ, यह बात अलग है कि पहले तुम्हारा छोटा भाई कन्हैया वो मेरा मित्र नहीं था, अब वो भी मेरा मित्र बन चुका है। अच्छा, आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? सारा गांव जानता है कि कन्हैया अपनी मेहनत के बल पर धनवान बना है। मुद्दे की बात कहो। वाह वाह वाह, बड़ा आया मेहनत करने वाला। वो मेरा छोटा भाई है, मैं उसे अच्छी तरह से जानता हूँ। सुनो, वो काली विद्या करके धनवान बना है, तंत्र मंत्र करता है, वो तांत्रिक है। हाँ। अरे वीरू, अपने छोटे भाई पर आरोप लगाने से पहले ये तो बताओ कि क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है या फिर हवा में तीर मार रहे हो? हैं? बिल्कुल है। कन्हैया के पास एक कुत्ता है और वो कुत्ता कोई साधारण नहीं बल्कि मनुष्य की आवाज में बोलने वाला कुत्ता है। क्या? ऐसा कैसे हो सकता है? यही तो बात है। और अगर विश्वास नहीं होता तो गांव वालों को लेकर कन्हैया की हवेली पर चलो। वो कुत्ता मनुष्य की आवाज में बात करता है, मैं तुम्हें दिखाता हूँ, चलो। लेकिन हाँ, याद रखना, अगर इसमें जरा से भी चूक निकली तो मैं तुमसे अपनी मित्रता तोड़ दूंगा 100% और तुम्हें गांव से बाहर कर दूंगा। हाँ। वीरू तैयार हुआ। साहूकार और वीरू मुखिया के पास गए। मुखिया ने सारे गांव वालों को एकत्रित किया और सीधा कन्हैया की हवेली में जा पहुंचे। इतने सारे लोगों को देखकर कन्हैया चौंक गया। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। सुनो कन्हैया, साहूकार मेरे पास आया और उसने दावा किया
कि तुमने काली विद्या के जरिए ये सारा धन प्राप्त किया है। तुम्हारे पास जो कुत्ता है वो मनुष्य की आवाज में बात करता है। अपने इन आरोपों को गलत साबित कर दो। बताओ सच क्या है? वाह 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 वाह, मतलब मेरे बड़े भाई ने मेरे खिलाफ षड्यंत्र किया है। आप सभी जानते हैं कि वो मुझसे कितना जलते हैं। देखो कन्हैया, सीधी बात है कि हमें इस बात से कोई मतलब नहीं कि तुम भाइयों का झगड़ा क्या है, क्यों है, कैसे है, कौन जलता है। ना ना ना, मुद्दे की बात। हम केवल ये जानना चाहते हैं कि तुम्हारा कुत्ता मनुष्य की आवाज में बोलता है या नहीं। हाँ या ना में बताओ। साहूकार जी, इसका कुत्ता ऐसे थोड़ी ना बोलेगा। जब कन्हैया को तकलीफ होती है ना, तो वो तकलीफ देख नहीं सकता। बस कन्हैया को कोई नुकसान पहुंचाओ, अभी पता चल जाएगा। हो जाएगा दूध का दूध और पानी का पानी। साहूकार ने गांव वालों से कहा, अरे देख क्या रहे हो? पीटो कन्हैया को, मारो इसको। छोड़ दो मेरे मालिक को, मत मारो। इसमें इनकी कोई गलती नहीं है। अगर मैं मनुष्य की आवाज में बोलता हूँ तो गलती मेरी है। छोड़ो इनको। देखा 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 देखा। अब तुम्हें और सबूत की क्या आवश्यकता है साहूकार जी? ये कुत्ता जरूर कोई राक्षस या पिशाच है। आज नहीं तो कल ये सारे गांव वालों को नुकसान जरूर पहुंचाएगा, देख लेना। गांव वालों ने कुत्ते पर हमला कर दिया। कन्हैया उसे बचाने के लिए दौड़ा, मगर कुत्ता लहूलुहान होकर जमीन पर गिर पड़ा। मेरी नियति में यही लिखा था। इतना कहते ही कुत्ते ने दम तोड़ दिया, मगर अगले ही पल रंग बिरंगी चमक से वो कुत्ता एक राजा में परिवर्तित हो गया। कन्हैया, साहूकार और सभी लोग चौंक गए। तभी रंग बिरंगी चमक से वहाँ एक साधु प्रकट हुआ और सभी की ओर देखकर बोला, हरिओम हरिओम हरिओम। क्या हुआ? तुम सभी आश्चर्य में क्यों हो? ये वर्षों पहले इस राज्य का राजा धीरज था और कहा जाता है कि ये अचानक गायब हो गया। क्या? आखिर ये सब क्या रहस्य है साधु महाराज? तुम्हारी वजह से मैं श्राप से मुक्त हुआ हूं कन्हैया। श्राप से मुक्त? इसका मतलब? अपने समय में राजा धीरज एक बहुत ही धनवान राजा था। उसके पास बहुत सारा खजाना था। एक दिन राज्य में सूखा पड़ा। दूसरे राज्य के वासी परेशान हो गए। अनाज की कमी पड़ गई। उन्होंने राजा धीरज से मदद मांगी, परंतु राजा ने मक्कारी की नीयत से अपना सारा धन एक गुफा में छुपा दिया। मैं राजा के पास गया और कहा कि प्रजा की मदद करनी चाहिए, पर राजा ने मानी नहीं मेरी बात। मुझे आ गया क्रोध और मैंने राजा धीरज को बदल दिया कुत्ते में। हालांकि बाद में मैंने उससे यह भी कहा कि किसी सच्चे मानव से वो मिले और उसे अपने खजाने को सच्चे मानव के लिए देना होगा। उसी दिन राजा श्राप से मुक्त होगा। और तुमने मेरी आत्मा को मुक्ति दी है कन्हैया। अब इस खजाने का पता तुम्हें है, उसके मालिक तुम हो। और हाँ, किसी को बताना मत और गरीबों की मदद करना। साहूकार और मुखिया हाथ जोड़कर कन्हैया से क्षमा मांगने लगे। अरे वीरू, अपने छोटे भाई के खिलाफ षड्यंत्र रचना बंद करो। उसकी अच्छाई की वजह से ही एक राजा श्राप से मुक्त हुआ है। तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए। अरे बड़े भाई के नाम पे कलंक हो तुम, कलंक। वीरू अपनी शर्मिंदगी का एहसास कर नीचे नजर करके वहां से चला गया। कुछ ही देर बाद गांव वाले चले गए। कन्हैया देखते ही देखते गांव का सबसे धनवान व्यक्ति बन गया और दोनों हाथों से गरीबों की मदद करने लगा।